हाँ जी, तो बात करते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। देखो भाई, ये जो लॉ था, इस लॉ में न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर कोई दो मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिवर्स में, अगर कोई दो मास ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, तो उन दोनों मास ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस पे। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि भाई, अगर मान लिया जाए कि एक मास ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा मास ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है, ये दो मास ऑब्जेक्ट है और ये दोनों मास ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है, और ये वाला दूरी को उसने कहा कि ये r दूरी है, मींस r डिस्टेंस है। और इन दोनों मास ऑब्जेक्ट्स अगर अर्थ पे रखे हुए हैं, ये दोनों मास ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे हैं या पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हैं, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को ही कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कितना होगा, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? तो पहला चीज कहा गया कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा चीज कहा गया कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का डिस्टेंस का। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये फोर्स घटते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कहा गया कि ये जो फोर्स है वो बढ़ेगा कब? ये फोर्स बढ़ेगा जब इन दोनों का मास बढ़ेगा, ठीक है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स घटेगा। तो इसको 1 माना गया और इसको 2, ये दो चीज कहा गया, और वही चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं होगा यहाँ पे, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की जैसा लिख दिया, यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने इससे पहले भी लिख रखा था रिपल्शन। तो कभी भी ग्रेविटेशन में रिपल्सन नहीं होता, केवल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। रिपल्शन इसलिए लिख दिया था मैंने क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये चीज चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका आगे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की चीज है वो सब। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ठीक है, दो मास ऑब्जेक्ट किसमें, यूनिवर्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मासेस का प्रोडक्ट कर दो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये दोनों चीजों को मिलाए, तो अगर इसको मैं मान लेता हूं कि भैया ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो फिर आगे हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दे तो f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। अब देखो, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी काम चल रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी काम चल रहा है। अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो हमारे फिजिक्स में एक पाप है कि जैसे ही बाबू तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, तुम्हारे सामने एक तुमको कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसका नाम होगा g, और यहाँ बनेगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, ये जो g है, इस g को हम कहते हैं, इस g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, तो मतलब सर ये जो फोर्स का फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यस, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सर ये F क्या है, ये F है ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये G क्या है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये M क्या है, m1 m2, तो m1 m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, और R क्या है सर, तो R उनके बीच का डिस्टेंस है। ओके, इतना क्लियर है। अब एक बच्चा आया, बोला सर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। अब आप बताओ कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका क्या वैल्यू है, क्या फिक्स वैल्यू है? तो अब हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं भैया किस पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो देखो, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर चलो वैल्यू तो याद कर लूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की वैल्यू तो याद करनी होती है, चलो वैल्यू तो याद कर लूंगा, लेकिन ये जो न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो आप रट के आए हो, ये आपने कैसे लिख दिया? कुछ ऐसा मेरे को बताओ कि जिससे मेरे को ये यूनिट याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं, किसका, यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं, किसका, जी का। अगर आपने मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला लेक्चर देखा है
तो आपको पता होगा कि यार इसका यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। और अगर आप नहीं देखा है वो लेक्चर तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग निकाल के चेक करते हैं। तो भाई साहब हमारे पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब ये इधर चला गया तो ये बन गया एफ आर स्क्वायर, और ये m1 m2 आ जाएगा नीचे, m1 इंटू m2, और इधर बन गया क्या g। अब अगर हम f का देखें तो f का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन। r एक तरह का लेंथ है, लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो यहाँ पे मीटर और इसके ऊपर स्क्वायर था तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और भाई साहब m1 मास है, ये केजी में होगा, और दूसरा मास भी केजी में होगा, और हम निकाल रहे हैं g का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे केजी स्क्वायर, और ये जी का वैल्यू आया। तो ओवरऑल अगर हम जी को देखें तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज शायद आपका नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख दूं। इसका ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्योंकि कुछ नहीं भाई, नीचे से केजी ऊपर जाएगा, जो नीचे से केजी ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यही चीज क्या लिखा जाएगा, पावर -2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या रखा, ये आपने रखा यूनिट। ठीक, अब हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में कि सर जी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, क्या होगा जी का, जी के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं यहाँ। ठीक है, ये सारा चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा, बस खाली आपको अभी भी समझना है। तो अगर जी का डायमेंशन की बात करें तो जी का फॉर्मूला हम क्या निकाले थे, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 हमने निकाला था। अब सर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, बस खाली आपको फोर्स का डायमेंशन पता करना है। सर फोर्स का डायमेंशन होता है mlt -2, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन से आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, g इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mlt⁻², ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। और r को आप क्या लिख सकते हैं, r को आप लिख सकते हैं l स्क्वायर, क्योंकि r मतलब लेंथ और उसके ऊपर स्क्वायर है तो l स्क्वायर। और देखो भाई नीचे मास है m1 m2, तो दोनों को अगर देखें तो मास के लिए हम m दो रखेंगे तो m स्क्वायर होगा। तो मैं नीचे डायरेक्टली क्या कर देता हूं, यहाँ पे m स्क्वायर लिख देता हूं। अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको ये चीज टफ नहीं लगेगा। अब इसको हम निकालते हैं, तो g इज इक्वल टू, देखा जाए तो नीचे से जो m2 है ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो कैसा होगा, m पे पावर पहले क्या था 1, ये नीचे से ऊपर गया तो इस पे पावर हो जाएगा -2। फिर l पे पावर पहले था 1 और ये पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा। देखो नीचे से ऊपर गया इसलिए माइनस हुआ, और सेम में था मतलब ऊपर ही था दोनों तो प्लस हुआ, और t पे पावर क्या हो जाएगा -2। अब बस कुछ नहीं बाबू, इसको सॉल्व कर दो। तो g इज इक्वल टू m पे पावर हो जाएगा -1, l पे पावर हो जाएगा 3 और t पे पावर हो जाएगा -2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपसे एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। ये दो चीज क्लियर है। और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये चीज कहता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आया ये चीज, अगर कभी भूल गए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका यूनिट, और अगर डायमेंशन चाहो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई साहब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये दोनों अलग चीज है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और रिलेशन क्या होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। अब ये जो स्मॉल जी है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो कैपिटल जी होता है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता होगा ये हम लोग चेक करेंगे, क्या वो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता होगा, बहुत सारा चीज यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लो आपका अर्थ पे, मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई आपका अर्थ पे वजन जो है वो 60 kg है, बताओ मून पे कितना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। या फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है वो अभी ही क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या है, कैसे क्लियर होगा, सारा कुछ समझते हैं। बस 10 मिनट आपका और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो भाई अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो मान लो कि ये है अपने पास
एक अर्थ, ठीक है, ये अपना है एक अर्थ, और ये हो गई अर्थ की रेडियस। इसको मैंने आर ई से दिखा दिया, आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और इस अर्थ के पूरे मास को मैंने दिखा दिया एम ई से, एम ई इज व्हाट, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे या कहीं पे भी यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिए जो कि मास ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा सा मास ऑब्जेक्ट होगा, इस मास ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो इस मास ऑब्जेक्ट पे एक इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, mg कहेंगे, जो कि वेट के बराबर होता है। ये बेसिकली क्या होता है, वेट के बराबर होता है, वेट इज इक्वल टू mg। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, सब देखेंगे। यहाँ पे एक वेट के बराबर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो फिर से समझेंगे, ये क्या है, ये है अर्थ, और ये क्या है, मास ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी का मास ले लो, ठीक है। और ये हो गया आपका अर्थ। तो अगर हम यहाँ पे इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ की बात करें तो F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पे लिखूंगा मैं कि F इज इक्वल टू G, m1 जो है हमारा नॉर्मल सा मास ऑब्जेक्ट है, लेकिन m2 जो है वो हमारा मास ऑफ अर्थ है, तो इसकी जगह पे मैंने मास ऑफ अर्थ रख दिया। और जो भाई रेडियस है, ये बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक। और इस चीज को मैंने मान लिया इक्वेशन 1, तो ये हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अगर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस केस में क्या है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। इस वजह से यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। और अगर ये ग्रेविटी के बराबर हो गया तो यहाँ बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जैसे ही फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ तो ये फोर्स नहीं, ये वेट कहला गया। तो इसीलिए याद रखना, जो वेट होता है, वेट कभी भी केजी में नहीं नापा जाता है। कोई आपसे अगर पूछे कि आपका वेट कितना है, तो वो आपसे वेट नहीं पूछ रहा है, वो आपका मास पूछ रहा है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आपका जो भी वेट है, मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग बोल देते हैं, कोई पूछा आपका वेट कितना था, हम लोग बोल देते भैया 50 केजी। अरे 50 केजी जो तुम बता रहे हो तुम्हारा मास है, वो वेट नहीं है। अब जो तुम्हारा जो मास है उसको अगर तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तब वो तुम्हारा आएगा वेट, ठीक है। तो याद रखना कि मास को जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करे तो आता है वेट, और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये सारा चीज डिटेल नोट्स में है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, डेरिवेशन मेरा लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा, तो आपको बस खाली समझना है कि भैया वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट को केजी में नहीं नापते हैं, ठीक है, मास को केजी में नापते हैं, वेट को केजी में नहीं नापते हैं, ओके। सो अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हम यहाँ पे आगे मैं करता हूँ क्या, भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम जान रहे हैं कि ये F इज इक्वल टू जी एम एम ई बाई आर ई का स्क्वायर है। ये भी फोर्स है सर और ये भी फोर्स है सर, दोनों फोर्स को अगर इक्वेट किया जाए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एम जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। भाई यहाँ पे किया क्या मैंने, इस फोर्स के जगह पे मैंने इस mg को रख दिया और तो कुछ नहीं किया, यही है इक्वेशन 1 और 2 का खेला। अब यहाँ से देखो ये m कट गया क्योंकि ये जो mg लग रहा है ये मास के साथ लग रहा है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया वो क्या आया, जी एम ई बाई आई का स्क्वायर, ठीक है, ये आया g का फॉर्मूला। और देखो इस g के फॉर्मूले से एक बहुत बड़ा चीज क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ बाबू ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 10 मीटर हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप कराया और इसी मार्कर के जगह पे मैंने 1 केजी का एक बड़ा सा पत्थर ले लिया या फिर बड़ा सा कोई भी चीज ले लिया और उसको ड्रॉप कराया 10 मीटर हाइट पे, एकदम सेम टाइम पे, सब कुछ एकदम सेम। तो बताओ दोनों से पहले कौन गिरेगा, तो आपके मन में पक्का आएगा कि सर 1 केजी वाला चीज। या फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एक हाथी है और एक केजी का कोई भी सब्सटेंस है और हाथी को भी एक हाइट से फेंका जा रहा है और
वो जो एक की जगह सब्सटेंस है उसको भी सेम हाइट से फेंका जा रहा, तो बता इन दोनों से पहले कौन गिरेगा? तो तुम बोलोगे कि सर हाथी गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो उन दोनों को नीचे खींचने वाला चीज है वो है धरती माता, मतलब ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन ही उसको नीचे खींच रहा। अब अगर ग्रेविटेशन मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता तो यहां पे वैल्यू बदलता, लेकिन देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को हम एक सेम हाइट से ड्रॉप कराएं तो वो दोनों सेम टाइम पे गिरेगी। क्यों? क्योंकि उन पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? ग्रेविटी भैया, मीन्स हमारे धरती माता, मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता तो वो अलग अलग आता, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है। फॉर्मूला देखो, क्या किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल जी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। तो भैया यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, और अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो तुम कैसे भी ऑब्जेक्ट को गिराओ वो सेम हाइट पे ही गिरेगा, ठीक है, और सेम टाइम पे ही गिरेगा। समझ गए बात को? तो कैसा भी ऑब्जेक्ट रहे, अगर उसका मास ज्यादा रहे कम रहे उससे मतलब नहीं है, टाइम दोनों के लिए सेम लगेगा अगर हाइट सेम है तो। ठीक, अब बात आता है कि सर ये जो जी है, जी का वैल्यू कितना होगा? तो कुछ नहीं बाबू, सबका वैल्यू रख दो। जैसे देखो इस जी का वैल्यू तुमको पता है, कैपिटल जी का कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उस तरह से मास ऑफ अर्थ तुमको पता होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, याद रखिएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। और इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, और इसी 6400 किलोमीटर को चाहो तो तुम 6400 इंटू 10⁻3 मीटर भी कर सकते हो, है ना। मीटर में 10⁻3 मीन्स 64 इंटू 10⁻5। और इन सारे वैल्यूज को खाली यहाँ रख दो, तो जी के जगह पे हम अगर इन सारे वैल्यूज को रख दें 6.67 इंटू 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, और नीचे रख दे आपने रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मींस 6400 इंटू 10⁻3, और इनका हम कर दे स्क्वायर, और इन सब को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, चाहे आप हाथी को नीचे ड्रॉप कराओ, ठीक है। g का वैल्यू कितना आ गया 9.81 इंटू 81 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, g इज इक्वल टू क्या होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा? चाहे तुम हाथी को गिरा दो, चाहे एरोप्लेन को गिरा दो, अगर एक ही हाइट से दोनों को ड्रॉप करा रहे हो तो सबके लिए सेम होगा। क्योंकि भैया ये किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। मीन्स अगर मास ऑफ अर्थ बदला या रेडियस ऑफ अर्थ अगर बदला तो जाके ये जी का वैल्यू बदलेगा, अदरवाइज इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट कितना भी विशाल रहे, कितना भी छोटा रहे, इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब बस एक चीज से हो सकता है कि जो जैसे मान लो एयर आ गया, ठीक है, एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको गिरा रहे हैं, भारी ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा हल्का सा ऑब्जेक्ट है उसको गिरा रहे हैं तो वहां पे एयर आ गया। अब भैया एयर आ गया तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो चीज ऐसे फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पे ये चीज सीखा कि भाई वेट क्या होता है और मास क्या होता है। वेट एक तरह का फोर्स है और मास एक तरह का, जैसे समझिए कि क्वांटिटी है, एक तरह का यूनिट है जो कि आपका केजी में होता है, जबकि वेट आपका किस में होता है? न्यूटन में होता है, ठीक है। तो याद रखना, वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए अगर आप अर्थ पे हैं और अर्थ से आपको मून पे भेज दिया जाए तो आपका क्या चेंज होगा? मास चेंज होगा कि वेट चेंज होगा? तो वहां पे आपका वेट चेंज होगा, मास आपका वही रहेगा, ठीक है। मास तो आपके बॉडी का वही है, क्योंकि मास मतलब आपके बॉडी में जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो वो आपका वही है, बस चेंज क्या होगा? आपका वेट चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग वेट मिलेगा और वहां पे आपको अलग वेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां मून का अलग ग्रेविटी है और यहाँ अर्थ का अलग ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई ऐसा होगा, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू लैटिट्यूड। तो अलग अलग चीजों पे, मतलब हाइट पे जाने पे ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डेप्थ में जाने में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। और बस ये 3-4 चीजों को हम लोग को समझना है, इसके कुछ रिजल्ट्स देखने हैं और देन आपका ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो फिनिश, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं अपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट पे, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट।
सो गाइज अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड विथ हाइट। डेप्थ मतलब कि पृथ्वी के गहराई में अगर तुम चले जाओ तो ग्रेविटी में क्या बदलाव आएगा, और अगर तुम पृथ्वी से कुछ हाइट पे चले जाओ तो ग्रेविटी में क्या बदलाव आएगा। तो सबसे पहले हम गहराई पे बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, देखो ये वाला जो है, ये वाला है हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये है अपना रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअली में हमारा अर्थ ये है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन हमने इससे कुछ गहराई पे, हम इससे कुछ गहराई पे आ चुके हैं। तो गहराई पे आ चुके हैं तो ये डी डेप्थ, यानी कि डी डेप्थ पे गहराई पे हम अंदर आ चुके हैं। तो ये वाला जो नया वाला जो रेडियस आया, वो नया वाला रेडियस क्या होगा, नया वाला रेडियस होगा आर ई माइनस डी। आर ई माइनस डी मतलब जो अर्थ का रेडियस था उसमें से इस डी को घटा देंगे तो बच जाएगा आर ई माइनस डी, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, है ना। तो ये चीज़ हो गया, और ये अपना सरफेस है, ये अपना सरफेस है, ओके, ये चीज़ है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसका फार्मूला बनाना है कि भैया जी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा क्या करना है। हम लोग जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जी इज इक्वल टू जी का फार्मूला जान रहे होते हैं। क्या होता है जी का फार्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, ये हम लोग फार्मूला जान रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ हमारे पास है, इस मास ऑफ अर्थ को हमको डेंसिटी के टर्म में लिखना है। क्यों भाई, क्यों डेंसिटी के टर्म में लिखना है, क्योंकि देखो तुम अगर इस पूरे अर्थ को गड्ढा कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, इसका डेंसिटी में बदलाव आ रहा है, ठीक है, इसके वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है। डैट्स वाई यहाँ पे हमको मास को डेंसिटी के टर्म में देखना होगा। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं मास निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, है ना। क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ को मैंने रो से दिखा दिया, ये क्या है, रो है। और जो वॉल्यूम है एक्चुअली में हमारा अर्थ उस शेप का नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये स्पेयर के शेप का है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ले लेंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह पे यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा मास ऑफ अर्थ का नया फार्मूला। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रो मतलब कि डेंसिटी और 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मास के जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो भैया यहाँ अगर मास ऑफ अर्थ को पुट करें तो जी इज इक्वल टू जी, मास ऑफ अर्थ को यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 इंटू पाई, और यहाँ होगा आर ई का क्यूब, और इनके डिवाइड में कौन था, इनके डिवाइड में था आर ई का स्क्वायर। तो आप सबको दिख रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे आर ई का स्क्वायर और आर ई दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे आर ई का क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आर ई बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर में क्यूब था तो 2 उड़ गया, 1 बचा, है ना। तो जब ये 1 बचा तो यहाँ पे क्या आ गया, जी का जो वैल्यू आया, वो जी का वैल्यू क्या आ गया, 4/3 पाई, फिर उसके बाद पाई आर ई इंटू जी इंटू रो, है ना। ये आया तुम्हारा जी का वैल्यू। लेकिन ये जी किसके लिए आया, एट सरफेस के लिए आया, किसके लिए आया, सरफेस के लिए। अब अगर हम डेप्थ के लिए बात करें तो ये जो आर ई है, ये आपको यहाँ जो आर ई दिख रहा है, ये आर ई में चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे, ये बन जाएगा आर ई माइनस डी। क्या बन जाएगा, आर ई माइनस डी। तो अगर हम जी डेप्थ की बात करें, एट डेप्थ की बात करें, तो ये जो जी का वैल्यू आएगा, जी डी का वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, 4/3 पाई, ये बन जाएगा आर ई माइनस डी, और यहाँ पे जी इंटू में रो, ठीक है। और ये जो आया, ये किसके लिए आया, एट डेप्थ, ये किसके लिए आ गया भैया, एट डेप्थ के लिए आ गया। अब ऑब्वियस ही बात है, जी डी को जी से डिवाइड कर देंगे, हमको उसका क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, तो आगे लिखना है क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई किससे, बाई इक्वेशन 1 से, है ना भाई। तो इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, इक्वेशन 2 कर रहा है जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस डी, और यहाँ है जी इंटू रो, और इसको डिवाइड मार दे रहे हैं किससे, इसको डिवाइड मार दे रहे हैं जी से। तो जी क्या है भाई, 4/3 पाई, यहाँ है वो आर ई,
और यहाँ है जी इंटू रो, माने लगभग सब चीज़ सेम ही है। तो क्या क्या उड़ जाएगा देखो, यहाँ से 4/3 उड़ गया है ना, पाई उड़ गया, जी उड़ गया, रो उड़ गया, बचा क्या सर, बचा यहाँ पे आर ई माइनस डी बाई आर ई। तो अगर हम यहाँ से जी डी बाई जी का वैल्यू देखें तो ये आ गया जी डी बाई जी का वैल्यू क्या आया, आर ई माइनस डी बाई आर ई, है ना। अब ये जो आर ई है ये दोनों के साथ डिवाइड में होगा, ओके सर। अगर ये दोनों के साथ डिवाइड में होगा तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू ये हो गया आर ई डिवाइडेड बाई आर ई माइनस ये हो गया डी बाई आर ई, है ना। ये आर ई कट गया तो क्या बना, 1 बना। तो ये आएगा, ये यहीं पे बनाता हूँ यार, उधर जगह का दिक्कत है। तो यहीं पे अगर इसको बनाएं तो ये हो गया जी डी बाई जी इज इक्वल टू ये आर ई कट गया तो बन गया 1 माइनस डी बाई आर ई, ठीक है। अब ये जी उधर चला जाएगा, है ना, इस साइड में चला जाएगा। तो जी डी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, जी डी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई 1 माइनस डी बाई आर ई, और यही होता है तुम्हारा डेप्थ का फार्मूला, ठीक है। यही होता है तुम्हारा क्या, डेप्थ का फार्मूला। तो बस तुम्हें यही याद रखना है, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था यार, अगर इसको डेंसिटी के टर्म में बनाओ फट से बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं हाइट पे। अभी तो गहराई में चले गए अब कहाँ चलेंगे, अब हाइट पे चलेंगे। तो ये है अपना रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है सर, ये है अपना रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से कुछ हाइट पे हम पहुँच गए, ये है एच हाइट, ये रेडियस ऑफ अर्थ, और इससे हम एच हाइट पे पहुँच गए। तो इसमें पहले अगर हम सरफेस के लिए फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई, यहाँ पे क्या है, आर ई का स्क्वायर, है ना। ये किसके लिए है भैया, ये है सरफेस के लिए, तो इसको हम बना दें इक्वेशन 1, और ये किसके लिए है, एट सरफेस के लिए है, ओके। ये सरफेस पे आता है जी, और यहाँ पे आता है जी एच। इस तरह से यहाँ पे भी देखा जाए तो सरफेस पे आता है जी, और यहाँ पे आता है जी डी, ठीक है। तो सरफेस पे मैंने लिख लिया जी एम ई बाई आर ई, ओके। अब अगर हम हाइट पे लिखे तो हाइट पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना भाई। नीचे स्क्वायर था तो यहाँ पे जो रेडियस है, जो टोटल रेडियस है हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। ये बन गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 किसके लिए हो गया, एट हाइट के लिए हो गया, है ना। अगर ये हाइट के लिए हो गया तो फिर अगेन वही चीज़, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 क्या है, जी एच, और ये इक्वेशन 1 है जी। डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा जी एम ई बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे में डिवाइड होगा, क्या आएगा भाई, जी एम ई बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या उड़ने लायक है, बिल्कुल उड़ने लायक वाला चीज़ दिख रहा है, जी एम ई बाई जी एम ई उड़ गया। तो बचा क्या, 1 बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और इधर से बच रहा है 1 बाई आर ई का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 1 बाई बच रहा है, तो ये उधर चला जाएगा, है ना। तुम लोग को करके दिखा देता हूँ, है ना। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो तो ये ऐसे होगा, जी एच बाई जी इज इक्वल टू, यहाँ कुछ आ रहा है 1 बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड कर देते हैं 1 बाय आर ई का स्क्वायर। तो भाई साहब देखो ये वाला जो चीज़ है ये ऊपर चला जाएगा और बाकी नीचे आएगा। तो क्या आएगा, जी एच बाई जी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो बन गया आर ई का स्क्वायर, और नीचे बन गया क्या, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा सारा स्टेप। अब ध्यान से समझना, यहाँ से मेन खेला स्टार्ट होता है, यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, इसके बाद आता है कहानी। देखो इसके बाद का जो स्टेप है इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना। नीचे जो तुम्हें दिख रहा है ना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इसमें से तुम आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो, आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो आर ई स्क्वायर को जब तुम कॉमन लोगे तो जी एच बाई जी इज इक्वल टू, यहाँ है आर ई का स्क्वायर, और इसमें से तुमने आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो आर ई स्क्वायर को तुमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ बच गया 1 एच बाई आर ई, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ होगा, ठीक। अगर आपको ये कॉमन लेना आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप ऐसा समझ लें कि यहाँ से हमने आर ई स्क्वायर को कॉमन लिया और ये चीज़ हुआ। ज़्यादा माथापेची ना करें, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन की चीज़ है, ये बदलेगा नहीं भाई, ये फिक्स रहेगा। तुम मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, किसी किताब से पढ़ो, यही चीज़ होना है, निश्चित है यही चीज़ होना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कॉमन क्यों करते हैं सर कॉमन इसलिए करते हैं ताकि ऊपर में जो आर ई का स्क्वायर है और नीचे जो आर ई का स्क्वायर है वो उड़ जाए। उड़ गया,
ऊपर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अब यहाँ पे देखें, झुकना पसंद नहीं मुझे, तो मैं यहाँ नहीं बनाऊँगा, यहाँ बनाऊँगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो गया है ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, GH/G, यहाँ पे क्या हो गया, बचा 1/1 + H/RE का होल स्क्वायर, ये बचा। अब ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो नीचे से ऊपर भेज देते इसको। नीचे से ऊपर भेजेंगे तो पावर 2 है, तो ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इतना तो बेसिक पता होगा। GH/G यहाँ पे 1 + H/RE, और ये पे पावर क्या चला जाएगा, -2 चला जाएगा। जब इस पे पावर -2 चल गया तो ये भाई साहब चले जाएंगे इधर, तो GH = G 1 + H/RE, और इस पे पावर हो गया -2। तो तुम्हारा फार्मूला यहीं पे डन हो गया है। लेकिन फिज़िक्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है, यहाँ पे मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया जाता है, और बच्चे परेशान कि भैया क्या कर दिया अचानक से, है ना। अब जैसे मान लो इसी फार्मूले को मैं ऐसे लिख दूँ, GH = G, ऐसे लिख दूँ, G 1 + 1 माइनस, सॉरी प्लस भी नहीं, -1 - 2H/RE, है ना, ऐसे लिख दूँ। अब तुम सोचोगे क्या हो गया, ऐसे क्या कर दिया इसने, इसमें क्या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है भाई, कैसे ऐसे हो गया है, ये माइनस टूट के यहाँ कैसे आ गया। तो यहाँ पे लगता है बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसको समझो, एक्चुअली तुम्हारा फार्मूला ये आएगा। अब इसको समझा देता हूँ मैं बाइनोमियल थ्योरम को, कहीं पे भी, हाँ नीचे ही समझा देते हैं। नीचे दिख रहा है पे आपको, साइड में तो दिख रहा होगा, हाँ इधर तो दिख रहा होगा। देखो बाइनोमियल थ्योरम दिखा देते हैं कैसे होता है बाइनोमियल थ्योरम। देखो अगर मान लो कोई भी चीज़ है 1 + x है, और इसका तुम्हें स्क्वायर करना है, तो इसका क्या होता है 1 + x² + 2x, ऐसा कुछ फार्मूला बनता है 1 + x² + 2x, ओके, a² + b² वाले टर्म से। तो अगर ये जो x है इससे काफ़ी बड़ा होता है 0, मीन्स x बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है, x क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है। तो इसमें इस जो 2x, ये वाला जो x² वाला टर्म देख रहे हो तुम यहाँ पे इस x² वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, x बहुत छोटा होना चाहिए। अगर x बहुत छोटा है तो ये इस x² वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उसी बेसिस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऐसा लिखा जाता है कि 1 + x पे पावर अगर n है, 1 + x पे पावर अगर होल पे पावर n है, तो इसको नियरली तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, 1 + nx के बराबर लिख सकते हो। क्योंकि देखो जैसे 1 + x पे पावर 2 था, तो उसको मैंने क्या लिखा, 1 + 2x के बराबर लिख दिया, क्योंकि ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से 1 + x पे पावर अगर n है, तो उसको हम 1 + nx लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो भाई साहब वही है, 1 + H/RE पे पावर है -2। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1 ये पावर जो रहेगा इसके साथ आ जाएगा, तो 1 - 2H/RE। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि जो ये H/RE है ये बहुत माने जो हाइट है, अगर देखा जाए तो ये जो हाइट है वो बहुत छोटा होना चाहिए रेडियस से। अगर ऐसा कंडीशन है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ग्रेविटी ड्यू टू हाइट पे फार्मूला, और इधर जो तुमने पढ़ा वो है डेप्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, डेट्स वाई ये चीज़ ऐसे होता है। और नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देखो, और ज़्यादा दिक्कत हुआ है तो डाउट सेक्शन में डाउट पूछो, ठीक है। ये हुआ पूरा ग्रेविटी तुम्हारा ख़त्म, ग्रेविटेशन ख़त्म। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।